बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाद ज़ैदी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की बरतरफी के लिए रेफरेंस दायर कर दिया है। रेफरेंस में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानिबदार हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से इस्तदा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ओहदे से हटाने का हुक्म दे। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर एजाज चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आइन के तहत हलफ लेता है, लेकिन दुनिया ने देखा है कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फॉरेन फंडिंग केस में अमल जानिबदाराना है। रेफरेंस में लीक्ड ऑडियो का जिक्र किया गया है। एजाज चौधरी ने कहा है कि कासिम सूरी ने पीटीआई के तमाम इस्तीफे मंजूर किए। इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफों पर कोई अमल नहीं किया। पीडीएम के स्पीकर ने जो इस्तीफे मंजूर किए, इलेक्शन कमीशन ने फौरन उस पर अमल किया। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ना तो आज़ाद है ना खुद मुख्तार है। ये एक सियासी जमात यानी नून लीग का ये मजबूर महज है, उनके हुक्म पे काम करता है। जिनके ये क्रोनी हैं, जिनके ये नौकर हैं, उन्हें खुश करने के लिए और अपने तय उनको जितवाने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये किया कि वो 10 सितंबर से 16 अक्टूबर तक, लेकिन अवाम ने जो कुछ इनको आईना दिखाया है, अगर किसी को शर्म हो तो डूब मरे कि उसमें भी तहरीक इंसाफ को 75% कामयाबी हासिल हुई है। पीटीआई की रहनुमा मलिका बुखारी ने कहा है कि इलेक्शन कमिश्नर वाज़े तौर पर अपने हलफ की पासदारी नहीं कर रहे। जब सिंध हाउस में ज़मीर फरोशों की मंडी लगी तो इलेक्शन कमीशन सोया रहा। आला अदालतों के जजेस से इल्तिजा करते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ओहदे से हटाया जाए, जबकि हैरान कुन बात यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती इमरान खान के दौर में हुई थी। इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया था, लेकिन जैसे ही उनकी हुकूमत गई और ख़ास तौर पर ममनुआ फंडिंग केस का फैसला उनके खिलाफ आया तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर नाकाबिल कबूल हो गए। फिर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने ना सिर्फ बारहा उन पर तनकीद की बल्कि उनकी बरतरफी का मुतालबा भी दोहराया। लेकिन दूसरी तरफ गुज़िश्ता रोज़ एक इंटरव्यू में इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में इमरान खान ने इंतखाबात लड़ने की जाहिर कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में इंतखाबात लड़ने पड़े तो उन्हें इस पर एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि इसके सिवा मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। इमरान खान का ये कहना है। मार्च के हवाले से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हमें मुल्क को इन चोरों की गुलामी से बचाना है। मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन इन चोरों को कभी कबूल नहीं करूंगा। अगर कोई समझता है कि इसी तरह मुल्क चलता रहेगा तो अब ऐसा नहीं होगा। अवाम का समंदर निकले, इनके पास इलेक्शन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। मार्च अक्टूबर में ही होगा, थोड़ी सी तैयारी रहती है, उसके बाद तारीख का ऐलान कर दूंगा। उन्होंने कहा कि मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, ना ही इस्टेब्लिशमेंट से और ना ही नवाज से, ना ही आसिफ अली जरदारी से। हाँ, इस्टेब्लिशमेंट ने रोल ठीक नहीं किया, उन्हें सब पता था, उन्हें रोकना चाहिए था। ये जहां हमें लेकर जा रहे हैं उधर हमारा यूक्रेन वाला हाल होना है। ऑडियो लीक्स पर बात करते हुए कहा कि मेरे नौकरों को रिश्वत देकर मुझ पर गंद उछाला गया, मीडिया पर ब्लैकआउट किया गया। अगर अब इनको माफ़ किया तो ऊपर वाला भी माफ़ नहीं करेगा। अगर ये चोरों को कबूल करने के लिए किया जा रहा है तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन चोरों को कबूल नहीं करूंगा। हैरान कुन बात यह है कि मुसलसल जीत के बावजूद इमरान खान साहब इल्ज़ामात की सियासत से बाहर नहीं आ रहे हैं। सवाल यह है नाजरीन कि खान साहब, अगर आपके नौकरों को रिश्वत देकर आपका फ़ोन टैप कराया गया तो क्या वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का फ़ोन भी उनके नौकरों को रिश्वत देकर टैप हुआ? किसी ने रिश्वत दी और कितनी रिश्वत दी, क्या सबूत है आपके पास? और जब हुकूमती ओहदेदारान की ऑडियो लीक्स आती हैं तो उनसे जवाब मांगा जाता है, और जब आपकी ऑडियो लीक्स आए नाजरीन इमरान खान साहब की, तो वो साजिश, जुल्म या गैर कानूनी काम हो जाता है। क्या आपको नहीं लगता नाज़रीन कि ये दोहरा मयार है? ये सवाल है इमरान खान साहब से कि आखिर आपने ये दोहरा मयार क्यों अपनाया हुआ है? जिनको आप चोर चोर कह रहे हैं, आपने अपनी हुकूमत के दौरान उनके खिलाफ कौन से सबूत पेश किए? आपने तो अपने मुशीर बराए एहतिसाब शहजाद अकबर को इसलिए हटाया कि उन्होंने आपको जो कुछ बताया था हक़ाइक़ और सबूत उसके बिल्कुल बरक्स है। और खान साहब, पीडीएम ये सवाल करती है कि आपकी कारकर्दगी क्या है? इस बारे में आवाम को जलसों में आप क्यों नहीं बताते कि आपने अपने वक्त में कितने कर्जे लिए,
क्यों नहीं बताते कि महंगाई की शरह 11% होने के पीछे वजह क्या थी? आप क्यों नहीं बताते कि लूटी हुई दौलत वापस क्यों नहीं आई? जबकि रही बात इलेक्शन कमिश्नर की, तो इसी की मौजूदगी में पीटीआई ने पंजाब का ज़िमनी इंतखाब भी जीता और कौमी असम्बली की नशिस्तों पर भारी अक्सरियत से कामयाब भी रहे। फिर भी इमरान खान साहब इनको बरतरफ कराना चाहते हैं, ऐसा क्यों है आखिर? और क्या मौजूदा हुकूमत चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बरतरफ करने पर राजी हो जाएगी? जबकि दूसरी तरफ साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि बैकडोर मुज़ाकरात हमेशा नाकाम हुए हैं। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बाद पीडीएम इलेक्शन से भाग गई है। जितनी मुश्किल से नवाज शरीफ बाहर गए, उतनी आसानी से वो वापस नहीं आएंगे। गर्दिशी कर्जा होश रुबा सतह तक पहुँच गया है। अक्टूबर नवंबर में आर या पार होकर रहेगा। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। सेनेटर और रहनुमा अफनानुल्लाह खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पीटीआई आप पर इल्ज़ाम लगा रही है कि नून लीग के हुक्म पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर काम कर रहे हैं। इमरान खान साहब चाहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर तब्दील कर दिया जाए, उन्हें इस पर एतमाद नहीं है, तो हुकूमत उसे तब्दील करके माहौल को साजगार क्यों नहीं बना देती आखिर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि हुकूमत जो है वो मतलब कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की हुकूमत है ना, कोई सल्तनत इमरानिया की हुकूमत तो नहीं है कि बादशाह सलामत ने ऑर्डर कर दिया है तो उसके हिसाब से मामला चलाए जाए। इलेक्शन कमिश्नर को लगाने का एक कानूनी तरीका आइन में मौजूद है, जिसके तहत अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर उन दोनों की मुशावरत से, यानी कि उस वक़्त का वज़ीर आज़म इमरान खान और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब की मुशावरत से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लगाया गया, जो एक इज़्ज़तदार आदमी है। मगर ये इमरान खान का एक तरीका है ये, और ये इमरान खान की तमाम सियासत जो है वो गाली और क्या कहते हैं बुरा भला कहना, और अपने ये जो इन्होंने सोशल मीडिया में जो रखे हुए बदतहजीब किस्म के गंदे लोग, वो उनसे गालियां दिलवाना, ये उनकी टोटल सियासत इमरान खान की गाली है। ठीक है। तो ये बेसिकली ये एक प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स होता है कि आप गालियां दो किसी को, बुरा भला कहो। आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गालियां दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, इसमें कि वो प्रेशर में आ जाएगा। ना उसने प्रेशर में आना है, ना इस हुकूमत ने, ना हुकूमत कुछ कर सकती है, क्योंकि लेकिन आप कह रहे हैं कि आप किसी किस्म के प्रेशर में नहीं आएंगे। लेकिन अगर इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में इंतखाबात होते हैं डॉक्टर साहब, और आप लोग जीत भी जाते हैं, तो खान साहब तो फिर सड़कों पर होंगे। ऐसे में मुल्क कैसे चलेगा, सरमायाकारी कैसे आएगी? और इसकी वाज़ेह मिसाल हम देख चुके हैं कि इमरान खान साहब ज़िमनी इंतखाबात में 6 नशिस्तों पर कामयाब हुए, सिर्फ 2 नशिस्तों के ऊपर उनको हार हुई, और उन्हीं दोनों नशिस्तों के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम भी धर दिया कि यहाँ पर धांधली हुई है। और एक नशिस्त के ऊपर तो वो इलेक्शन कमीशन में उन्होंने दरख्वास्त भी, सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी उन्होंने दायर कर दी है। देखिए, बात यह है कि ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो पाकिस्तान से उस दिन चली गई थी जिस दिन इमरान खान साहब जो है उनकी थोड़ा सा पार्टी के अंदर जान पड़ी थी, क्योंकि ये बुनियादी तौर पे एक यहूदी फंडेड पार्टी है। ये गोल्डस्मिथ ख़ानदान का एजेंडा पूरा करने के लिए पाकिस्तान पे इसको मुसल्लत किया गया है। तो ये ज़ाहिर है, ये तो हुकूमत में होंगे तो मुल्क को तबाह बर्बाद करेंगे, अपोजिशन में होंगे तो मुल्क को तबाह बर्बाद करेंगे, और इनका जो टारगेट है इमरान खान का, वो पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम है। इनको ये एजेंडा दे के भेजा गया है इस मुल्क के अंदर। और अगर आप तारीख भी उठा के देख लें तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे, जैसे लॉरेंस ऑफ अरेबिया था, वो अरब में आया और उसने ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ साजिश की। इस तरह के लोग जो हैं वो वहाँ से भेजे जाते हैं, जिनके बच्चे गोल्डस्मिथ ख़ानदान पाल रहा है। वो लोग आगे पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाते हैं, साजिशें करते हैं। मतलब आप मुझे बताएं ना कि ये क्यों नहीं कहते कि मैंने 4 साल के अंदर इतने डैम बना दिए, मैंने 4 साल में इतनी मोटरवेज बनाई, मैंने 4 साल में इतनी मिलियन जॉब्स बनाई, मैंने अपने कारनामे बताए ना आपके, आपने इस मुल्क के 22 करोड़ लोगों के लिए किया क्या है। अच्छा। आप उन लोगों को चोर गद्दार कह रहे हैं जिन्होंने आपकी सियासी पैदाइश से पहले पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाया, जिन्होंने आपकी सियासी पैदाइश से पहले जो है वो पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को चलाया, शुरू किया और दुनिया का पूरा प्रेशर बर्दाश्त किया। तो क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरा। तो ये वह बढ़के मारने और गालियां देने के अलावा इमरान खान को आता कुछ नहीं है। कुछ जाहिल किस्म के लोग जरूर इसके पीछे हैं, और वो जो है वो मतलब अपनी जहालत में ये जो भी बोलता है उसके ऊपर ईमान ला के बैठे में। हालांकि ना आप ये देखें
ये ना कोई इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक है इस बंदे का, ये जो है जिसकी सारी जिंदगी आज भी सही है जो है वो इस्लाम के तमाम असूलों के खिलाफ गुजरती हो, वो आगे इस्लाम पे रियासत मदीना में भाषण देता है और फिर अपने जो कारिंदे इसने पाले हुए हैं उनको कहते जाके सोशल मीडिया पे गालियां दो लोगों के नाम करके, शरीफ लोगों के। तो ये इसके अलावा ऐसा कोई काम है नहीं, है शैतानी इंसान है, इसकी यही हरकतें चलेंगी आगे। यानी कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्हीं के अंडर ये इलेक्शन होगा, चाहे वो 2 माह बाद हो या 10 माह बाद हो। 2 माह बाद हो, 10 माह बाद हो, कानून और आइन के मुताबिक पाकिस्तान चलेगा। इमरान खान की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं चलेगा, बल्कि मैं तो ये देख रहा हूं कि बहुत जल्द वो वक्त करीब है कि ये जेल जाएगा। चूंकि ये आज तक जेल गया नहीं है, इसका जरूरत से ज्यादा दिमाग खराब हो गया है और ये जो है ये अपने आप को मावराए हर चीज समझना शुरू हो गया है और इसको अनफॉर्चुनेटली लेकिन अगर ये जेल चले गए डॉक्टर साहब, तो वो जो मॉब आएगा इमरान खान को बचाने के लिए, जिस तरह आप लोग तारीखें भी देते रहते हैं, आप लोग बारहा कहते रहते हैं इमरान खान को गिरफ्तार किया जा रहा है लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, कुछ लोग बनी गाला पहुंच जाते हैं, फिर आप अपना फैसला वापस ले लेते हैं, तो फिर उनसे आप किस तरह हैंडल करेंगे, उनको कैसे रोकेंगे? देखिए, जब इमरान खान 25 मई को आया था तो 7,500 लोग थे इसके साथ। तो 7,500 लोगों से अगर ये समझते हैं कि इस मुल्क में कोई ये तब्दीली ला सकते हैं तो ये इनकी हमाकत ही है। ये अपनी कोशिश कर ले, हम उन लोगों के खिलाफ जो यहूदियों के एजेंट बने हुए हैं उनके खिलाफ हम जिहाद करेंगे और इस मुल्क के अंदर जो गद्दार बैठे हुए इस थर्ड क्लास इंसान को सपोर्ट कर रहे हैं और इसके एजेंडे को पूरा कर रहे हैं, हम उनका भी मुकाबला करेंगे। अच्छा, एक चीज मुझे बताएं कि ये जो बात आप ये कर रहे हैं कि अपनी नौकरियों के चक्कर में, अच्छा आप कह रहे हैं कि लोग इनको अभी भी मौजूद हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। आज इसी किस्म की बात की है जावेद लतीफ साहब ने भी, वो कह रहे हैं कि इमरान खान अभी तक लाडला है, इन इंतखाबात में भी उनको सहूलतकारी दी गई है। किसने दी है सहूलतकारी उन्हें? देखिए, जिन्होंने इनको पैदा किया, जिन्होंने इनको लाके मुसल्लत किया, जिनको 20 साल ये भाषा पढ़ाया गया कि ये इससे ज्यादा ईमानदार और या कहते हैं अपना वो सादिक और अमीन कोई नहीं है, वो बहुत सारे लोग आज भी इसको सपोर्ट करते हैं और वो अपनी अपनी जगह पे वारदात डालते और उसकी वजह से ही ये बचाव है। वरना तो ये आप मुझे बताएं ना, या कहते हैं अली वजीर ने कोई इतनी बातें की है जितनी इमरान खान ने की है, तो उसको तो उठा के आपने अंदर किया हुआ, ये बाहर घूम रहा है, ये कैसे हो सकता है? अच्छा, तो ये जो है ये बुनियादी तौर पे इस मुल्क के अंदर मीर जाफर करते हैं, जावेद लतीफ साहब की जो उनकी राय है, आप सपोर्ट कर रहे हैं, उससे इत्तेफाक कर रहे हैं कि सहूलतकारी हुई है ज़िमनी इंतखाबात में उनको? मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक कर रहा हूं कि इसको सपोर्ट हासिल है। पाकिस्तान के अंदर कुछ साजिशी अनासिर हैं जो इस मुल्क के खिलाफ हैं, जिनका अपना जाती एजेंडा है, जो अपनी जाती प्रमोशन के चक्कर में इसको सपोर्ट कर रहे हैं और उनका उनको कोई परवाह है मुल्क की अच्छा। परवाह होती तो इसको लाके मुसल्लत करते, जिसने तबाह बर्बाद करके रख दिया इस मुल्क को, इस मुल्क की अखलाकियात को, इस मुल्क के अंदर। और उसके बाद अब इसका आप देखें ये अपना एजेंडा कैसा पूरा कर रहा है कि बार बार न्यूक्लियर प्रोग्राम को हिट करता है। हिंदुस्तान नहीं हिट करता, इसने एक कंपनी हायर की अमेरिका के अंदर जिसको $25,000 माहाना पाकिस्तान के उससे खजाने से निकाल के दिया और उसने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की और पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की। ये इस इमरान खान ने किया है। जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं उनको शर्म आनी चाहिए कि तुम इसको सपोर्ट कर रहे हो जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ साजिश कर रहा है, जो रोजाना पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर तनकीद कर रहा है, इसको सपोर्ट कर रहे हैं ये लोग, इनको शर्म नहीं आती। अच्छा चलें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताएं कि आज आप ही के पार्टी के रहनुमा हैं राजा फारूक हैदर साहब, उनकी जानिब से भी बड़ा हैरान कुन स्टेटमेंट सामने आया है। वो ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ का बयानिया आप लोगों ने छोड़ दिया है, इस वजह से आपको वोट नहीं पड़ रहे हैं। क्या इस बात से भी आप इत्तेफाक करेंगे? और मियां नवाज शरीफ वतन वापस क्यों नहीं आ रहे हैं, कब तक वो वतन वापस आएंगे? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारी पार्टी ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया था उसको जिस तरह लेके हमें चलना चाहिए था हम नहीं लेके चले, और ये इमरान खान ने हमारे बयानिए को लेके
जो है वो आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ज़रूर की है। अच्छा। और हमें अपने जो बुनियादी हमारी जो आइडियोलॉजी है, वोट को इज्जत दो कि उसके साथ चलना चाहिए, क्योंकि उसी के अंदर पाकिस्तान की फलाह है। उसी पर चलेंगे तो पाकिस्तान आगे चलेगा। अगर नहीं चलेंगे तो जो पहले तारीख में हमारे जो बुरे तजुर्बे रहे हैं वही हम फिर दोहराएंगे, क्योंकि अगर आप सेम गलतियां करोगे तो फिर सेम ही रिजल्ट आएगा जो पहले आते रहे। तो इसलिए जो है वो नवाज शरीफ के बयानिए बहुत जरूरी है। मियां नवाज शरीफ का जो बयानिया है, क्या आप समझते हैं कि उसी बयानिए की तरफ आपको लौटना पड़ेगा? माजी में जिस तरह के वो बयानात दिया करते थे और जो एक फ़िज़ा उनकी जानिब से बनाई गई थी, और यकीनन वो बयानिया मकबूल भी हो रहा था। हमने देखा था कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो ज़िमनी इंतखाबात हुआ करते थे, तो आप लोग उसमें कामयाब हुआ करते थे, लेकिन अब तो ये बिल्कुल रिवर्स हो गई है पोजीशन। देखिए, ये जो इलेक्शन का रिजल्ट है इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उनमें एक वजह ये ज़रूर है कि हमने जो अपना बयानिया है उसको उस तरह लेके नहीं चले जिस तरह हमें चलना चाहिए था। फिर यह है कि हमने जो है वो इन्फ्लेशन जो है वो स्काई हाई है, उसके भी इम्प्लीकेशन है, क्योंकि वो इमरान खान जो सत्यानाश करके गया है, इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट के करीब ला के छोड़ के गया है, उसका खमियाजा भी अब हमें और आवाम को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन जो है वो इंशाल्लाह हम ये समझते हैं कि आने वाले वक्तों में जो है वो हालात बेहतर होंगे और हम आवाम को रिलीफ देने की पोजीशन में होंगे, तो ज़ाहिर है ये रिजल्ट भी तब्दील हो जाएंगे इंशाल्लाह। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी बहुत जल्द पाकिस्तान आएंगे और वो खुद आगे ये जो हमारी पॉलिटिकल कैंपेन है जनरल इलेक्शन से पहले उसको लीड करेंगे, तो हालात जो है उनको हम चेंज कर लेंगे। और जो है वो इस मुल्क के वफादार, इस मुल्क के वो लोग जिन्होंने न्यूक्लियर धमाके किए, जिन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए, जिन्होंने सीपैक किया, मोटरवेज बनाई, जिन्होंने डैम बनाए, रेल रोड्स बनाई, वो लोग इस मुल्क को संवारेंगे। एक ऐसा इंसान जिसने आज तक इस मुल्क के लिए कुछ किया ही नहीं है, जिसने इस मुल्क के अंदर इखलाकियात का जनाजा निकाला, जिसने पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज किया, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को तबाह बर्बाद किया, ऐसे इंसान को हम इंशाल्लाह इस मुल्क पे दोबारा आने नहीं देंगे। ठीक है। अच्छा, इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि वो आ रहे हैं जी, और लॉन्ग मार्च उन्होंने कहा है कि जब मार्च का मैं ऐलान करूंगा और अक्टूबर के बाद ये मार्च नहीं होगा, अक्टूबर से आगे नहीं जाएगा। अगर मार्च पुरअमन हुआ तब भी आप उसको रोकेंगे, उसको रोकने का इरादा रखते हैं? चूँकि जमहूरी दौर है, जमहूरी हुकूमत में तो ये आज़ादी होती है ना कि आप कम अज़ कम एहतजाज कर सकते हैं। अगर इमरान खान साहब को यकीन दहानी कराते हैं कि जी उनका मार्च पुरअमन होगा और कहीं पर भी होगा, तो क्या आप फिर भी उनको आने का इरादा रखते हैं, उनको इजाज़त देंगे? देखिए, इमरान खान जो है वो अव्वल दर्जे का झूठा, फ्रॉडिया और मुनाफिक इंसान है, तो उसकी ज़बान के ऊपर तो कोई एतबार, उसको अपनी ज़बान पे भी शायद खुद एतबार ना हो कि हम क्या कि उसकी ज़बान पे एतबार करें। तो ऐसे झूठे, फ्रॉडिये, नौसरबाज की बातों के ऊपर तो आपको सुननी भी नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा, 25 मई के लॉन्ग मार्च का भी आपने हवाला दिया ना कि जी 7,500 लोग। जी मैं 25 मई के पर ही आ रहा हूँ, मेरी गुजारिश सुन ले, मैं उसी पे ही आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि 25 मई को जब ये आए तो इन्होंने खुद कहा कि हम असला लेके साथ आए। इन्होंने मोटरवे के ऊपर आग लगाई अमलाक को, इन्होंने मेट्रो को आग लगाई इस्लामाबाद में, इन्होंने दरख्तों को आग लगाई इस्लामाबाद के अंदर। सही है। इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि आपने रेड जोन में नहीं आना, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एंडोर्स किया, इन्होंने फिर भी रेड जोन में जाके आगे लगाई। तो ऐसे फसादियों को, ऐसे फितने को हम क्यों इस्लामाबाद आने दें? फिर खाली ये नहीं है, हर पार्टी की और इंसान की अपनी हिस्ट्री होती है। इनकी हिस्ट्री है पीटीवी पे हमला करने की, पार्लियामेंट पे हमला करने की। इनकी हिस्ट्री है कि बाहर से माल पकड़ के पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की। चले जी, 7,500 लोगों का आपने हवाला दिया कि 25 मई को जो इनका लॉन्ग मार्च हुआ था उसमें 7,500 लोग ये लेकर आए थे, कोई इनके साथ मौजूद नहीं था। लेकिन अब तो पंजाब में इनकी हुकूमत है, इसके साथ साथ केपी में भी इनकी हुकूमत है। अगर वाकई अवाम का समंदर सड़कों पर निकल आया तो फिर क्या हिकमत अमली होगी डॉक्टर साहब आपकी? देखिए, आवाम का समंदर जो है वो इनके लिए जो है वो क्यों निकलेगा? इन्होंने कौन सा आवाम के लिए बड़ा कोई क्या कहते हैं वो मतलब कि कोई काम किए हो? ये जो है ये बुनियादी तौर पे जो है वो एक मुफाद परस्त टोला है, जिनके इमरान खान का अपना ज़ाती मुफाद ये है कि वो वज़ीर आज़म बनना चाहता था कि वो जो इसके ख़ानदान वाले माल छाल बना रहे थे
जो बुशरा बीबी की जो बच्चे गाड़ियां ले रहे थे वो चलता रहे, जो इसके इर्द गिर्द जो सारे रिश्वतखोर हैं उनकी रिश्वतें चलती रहें, जो इसका अपना जो है शौक है वजीर आज़म बनने का बचपन से वो पूरा हो जाए। तो ये बुनियादी तौर पे इस एजेंडे के तहत ये मामला चलता है। वरना तो देखें, अगर इसको मुल्क की फिक्र होती तो हमने इसको कहा था कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी हम करना चाहते जब हम अपोजिशन में थे, इसने नहीं किया। जब ये हम हुकूमत में आए हमने फिर इसको ऑफर की, इसने फिर नहीं किया। इससे पता चलता है कि इसके सिर्फ सिंगल पॉइंट एजेंडा ये है कि पाकिस्तान को खुद वजीर आज़म बने। और इस वक्त किसका चल रहा है, इसका फैसला अगले 4 हफ्तों में हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आम्मा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सरबराही में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में सैलाब के बाद रिलीफ और बहाली के कामों का जायजा लिया गया और सिंध बलूचिस्तान में सैलाब के बाद की सूरत हाल पर गौर किया गया, जबकि शुरा ने सैलाब से मुतासर इलाकों में बहाली के कामों में सिविल इंतजामिया की मदद को काबिल सिताइश करार दिया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में एटमी कमांड और कंट्रोल स्ट्रक्चर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि पाकिस्तान एटमी हथियारों से लैस जिम्मेदार मुल्क है और पाकिस्तान ने अपनी एटमी सिक्योरिटी रजीम मजबूत बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए हैं। मुल्क के स्ट्रेटिजिक असासों के सिक्योरिटी इंतजामात भरपूर हैं। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाक फौज हर किस्म के खतरात से मुल्क के दिफा के लिए तैयार है। जबकि दूसरी तरफ नाजरीन, अमरीकी सदर जो बाइडन के मुतनाज़ा बयान के बाद अमरीकी वजारत खारजा ने वाज़ेह किया है कि अमरीका पुरएतमाद है कि पाकिस्तान अपने एटमी हथियारों की हिफाजत कर सकता है। तर्जुमान अमरीकी वजारत खारजा ने कहा है कि अमरीका हमेशा एक महफूज और खुशहाल पाकिस्तान को अपने मफादात के लिए अहम समझता है। अमरीका पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दती ताउन की कदर करता है। याद रहे कि गुज़िश्ता दिनों अमरीकी सदर का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने रूस और चीन के साथ पाकिस्तान को भी लपेट में लेते हुए पाकिस्तान के एटमी असासों को गैर मुनज़्ज़म करार दिया था। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अमरीकी सदर के बयान को मुस्तरद करते हुए कहा था कि पाकिस्तान के जौहरी असासे बिल्कुल महफूज हैं और आलमी क़वानीन के ऐन मुताबिक हैं। हमारे जौहरी असासे अपने मुल्क की सालमियत के लिए हैं, ना कि किसी मुल्क के खिलाफ जारियत के लिए। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार जनाब लंगी साहब और जनाब नसरुल्लाह मलिक साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नसरुल्लाह मलिक साहब, पहले गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करता हूँ। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अमरीका को वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी मुल्क है, जबकि इस बात को अमरीका ने भी मान लिया है। क्या इसे सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी कहा जा सकता है मलिक साहब? देखिए, मैं समझता हूँ जिस तरीके से पाकिस्तान ने रिस्पांस किया अमेरिकी सदर के बयान के बाद, आपने देखा बिलावल भुट्टो जरदारी की जो स्टेटमेंट सामने आई, फिर पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों ने, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान शामिल हैं, उन्होंने जिस किस्म के रद्द-ए-अमल का इजहार किया, इसका एहसास अमेरिका को भी हुआ। और फिर अमेरिकी सफ़ीर को बुलाया जाना, उसे एहतजाजी मुरासला देना, और साथ ही साथ पाकिस्तान ने ये बताया कि जो माजी में भी जितने अमरीकी महकमा खारजा की तरफ से एतमाद का इज़हार पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर किया गया है, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। और एक बार नहीं, दर्जनों बार अमेरिका इस बात पर पाकिस्तान पर एतमाद का इज़हार कर चुका है। इसीलिए अमेरिका को भी इस पे जो है महकमा खारजा को बयान भी जारी करना पड़ा। और फिर पाकिस्तान की अफवाज की तरफ से कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान का एक हाईली प्लेटफॉर्म है, उससे ये कहा जाना कि पाकिस्तान के तमाम असासे महफूज भी हैं, पाकिस्तान रिस्पांसिबल भी है, और माजी में तमाम जो अमेरिका समेत जो ममालिक हैं वो इस बात को तस्लीम करते रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से हिंदुस्तान का एटमी प्रोग्राम है, एटमी असासे हैं, उसके बारे में तो दुनिया भर में सवाल उठते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा न जारियत की बात की है और न ही इन असासों के फैलाव की बात की है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की एक बड़ी सफारती कामयाबी है हुकूमत का बर वक्त अमरीकी सफीर को बुलाना, एहतजाजी मुरासला देना। इससे हुकूमत ने एक वाज़ेह पैगाम दिया कि पाकिस्तान की अफवाज हों, सियासी जमातें हों, हुकूमत हो, वो अमेरिकी सदर के इस बयान को कबूल करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त बात है। सियासी और अस्करी क़यादत ने बड़ा ठोस मौक़िफ़ इस बारे में अपनाया है। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आपको क्या लगता है, क्या अमरीकी सदर का बयान गैर ज़िम्मेदारी का सबूत नहीं था और अब अमरीकी महकमा ख़ारजा की वजाहत के बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात में कितनी बेहतरी आ सकती है? सर देखें, सदर बाइडेन ने जो कुछ कहा, ये अमेरिका की का कोई पॉलिसी बयान नहीं था।
वो एक फंड रेजिंग कैंपेन में गए हुए हैं जहां पर सियासतदान, बाइडेन भी एक सियासतदान है, तो वो बहुत सारी बातें जो है वो लोगों को इनर्जाइज करने के लिए करते हैं। और जहां वो चीन और जो दूसरे चैलेंजेस का जिक्र कर रहे थे उसमें उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र भी किया। और शायद उनको ये एहसास नहीं था कि क्योंकि वो अमेरिका की सुपर पावर मुल्क के सदर है तो उनका गैर रस्मी कोई जो गुफ्तगू है उससे कितना नुकसान पहुंचेगा। तो वो उन्होंने कहा, लेकिन वो कोई टेलीवाइज तकरीर नहीं थी। और फिर जब पाकिस्तान का एक बहुत मजबूत एक रद्द-ए-अमल आया तो मैं आपकी याद दहानी के लिए ये बताना चाह रहा हूँ कि आज से कोई 11 साढ़े 11 साल पहले आपको याद होगा नवंबर 2011 में सलाला का एक वाकया हुआ था, जिसके नतीजे में हमारे अमेरिकी फौजों की जो बमबारी थी उसकी वजह से हमारे फौजी शहीद हुए थे। बिल्कुल ऐसा ही। और पाकिस्तान ने अमेरिका की ग्राउंड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन बंद कर दी थी और वो कई महीने 6 महीने तक बंद रही। बिल आखिर आपने देखा कि जुलाई 2012 में जो वजीर खारजा थी सेक्रेटरी क्लिंटन, उन्होंने बाकायदा माफी मांगी पाकिस्तान से। यह उसके बाद ये पहली दफा हुआ है कि पाकिस्तान के एक मजबूत एक मौक़िफ़ के बाद अमेरिकी सदर ने भी अपने मौक़िफ़ तब्दील किया और कहा कि पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम महफूज है जी। और जो स्टेट काउंसलर हैं स्टेट डिपार्टमेंट के डायरेक्ट शोले, जिन्होंने हमारे सफ़ीर से मुलाकात की मसूद खान और बाद में ट्वीट भी किया और बयान भी दिया, तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की एक बड़ी सफारती कामयाबी है। इमरान खान को अलबत्ता तकलीफ ज़रूर होगी क्योंकि कल उन्होंने जो गोलाबारी की थी हमारी खारजा पॉलिसी पे, हमारी हुकूमत पे और एक तरह से इनडायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट पे, तो उसका जवाब आज कोर कमांडर्स मीटिंग के अंदर भी आ गया है कि आप जो है ना वो परेशान नहीं हो, हम संभाल सकते हैं। आप याद करें कि किस तरीके से एक फ़ोन कॉल के लिए ये तरले मिन्नत करते थे और फिर किस तरह के बयानात दिलवाते थे। ट्रंप ने किस तरह की गुफ्तगू ने इमरान खान की मौजूदगी में व्हाइट हाउस में जुलाई 2019 में कहा कि आपकी पिछली हुकूमतें हमें धोखाधड़ी देती रही और खान साहब सर हिलाते रहे। तो हमें पता है कि कौन कितना बहादुर है और कितनी आज़ादी के। चले जी, मुर्तज़ा सोलंकी साहब, ये आपका पॉइंट आ गया। नसरुल्लाह मलिक साहब, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि ये कामयाब खारजा पॉलिसी का ही नतीजा है जो अमरीका की जानिब से ये बयान सामने आया, चूँकि पाकिस्तान की जानिब से तो बड़ा वाज़े मौक़िफ़ सामने आया जिसके बाद हमने देखा है कि अमरीका ने फिर इस तरह का बयान दिया है, तो आप इसको खारजा पॉलिसी की कामयाबी करार देंगे या क्या करार देंगे इसे आप? देखिए, मैं समझता हूँ ये खारजा पॉलिसी की कामयाबी है कि पाकिस्तान ये बावर कराने में कामयाब हुआ है। अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है हमेशा से ये उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं और अब भी हैं, लेकिन इन हालात में पाकिस्तान की तरफ से इस उतार चढ़ाव के बावजूद ये मनवा लेना कि जो बयान दिया गया वो गलत बयान था या पाकिस्तान के असासों के बारे में रिस्पॉन्सिबल मुल्क करार देना, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। कुछ जो सोलंकी साहब बात कर रहे थे, हमारे सियासतदान खासतौर पर अगर बात की जाए कि कुछ लाइंस क्रॉस कर जाते हैं जिसमें मुल्क की खासतौर पर खारजा पॉलिसी की अगर बात की जाए। इमरान खान साहब जब इक़्तिदार से निकले, उनका एक जलसा आपको याद होगा, इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के एटमी असासों एटमी प्रोग्राम के बारे में बात की कि मौजूदा हुकूमत जो है ये एक गुलाम हुकूमत है, इसलिए उसको खतरात लाक हैं। तब भी अफवाज पाकिस्तान ने इसको बड़ा संजीदगी से लिया था और इसको बड़े हाई लेवल पर डिस्कस किया गया कि इमरान खान साहब जो साबिक वजीर आज़म है उनकी तरफ से इस किस्म की बयानबाजी नहीं आनी चाहिए। और आज भी जो अफवाज पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है, मैं समझता हूँ एक बड़ा वाज़ेह ऐलान है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसी अगर सियासी भी मुखालफत में आवाज़ें उठती हैं
उसका हक़ाइक़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो हमारे मौजूद मेहमानों की ये राय है कि अमेरिका की जानिब से जो ये बयान वापस लिया गया है और पाकिस्तान के एटमी असासों के ऊपर पहले तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया, अब एतमाद का इज़हार किया गया है, तो ये कामयाब खारजा पॉलिसी का ही नतीजा। तो प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, इमरान खान साहब का कहना है कि अगर इंतख़ाबात ना हुए तो मुल्क और नीचे चला जाएगा और खुदा न खास्ता हमारा हाल यूक्रेन जैसा हो सकता है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है? और ज़िमनी इंतख़ाबात में तो इमरान खान साहब ने कामयाबी हासिल की है, लेकिन वो भी बहस तलब है, क्योंकि हुकूमत तो ये कह रही है कि जी 2 नशिस्तें इमरान खान ने लूज़ की हैं, तो फिर ये कैसी जीत है? चले अगर इसको सच मान भी लिया जाए तो अब अगला लाहे अमल क्या होगा इमरान खान साहब का? क्या वो मज़ीद जारहाना रवैया अपनाएंगे अब? देखें, इलेक्शन ना हो तो मुल्क यूक्रेन बनेगा या श्रीलंका बनेगा, इससे इसके कतई नज़र जी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि खान साहब ने कोशिश पूरी अपनी की है कि ये मुल्क श्रीलंका बन जाए। अच्छा, जिस तरीके से उन्होंने अपनी जो बरतरफी है उससे पहले जो तबाहकुन जो मुआशी फैसले किए, जिनमें IMF के प्रोग्राम को मुंजमद करना और मसनूई तरीके से पेट्रोल की कीमत कम करना और बिजली की कीमत को फ्रीज करना, जबकि ये बरकरार नहीं रखा जा सकता था। और तो अगर ये हुकूमत बाकी रहती तो पाकिस्तान वाकई श्रीलंका या यूक्रेन जैसी सूरत हाल में होता। ये सही। आप शुक्रिया अदा करें इस हुकूमत का कि जिसने अपने सियासी जो सरमाया है उसको ज़ाया करके मुल्क को कम से कम दिवालियापन से बचाया है। अब इलेक्शन अगर हर मर्ज का इलाज है तो खान साहब, लेकिन मुर्तज़ा सोलंकी साहब, इसमें एक चीज़ है, इमरान खान साहब ये इल्ज़ाम लगाते हैं, उनकी जमात ये इल्ज़ाम लगाती है कि जी इन्होंने कोई डिफ़ॉल्ट से नहीं बचाया है मुल्क को, ये मुल्क की खातिर नहीं आए हैं, ये तो अपने केसेस ख़त्म करने के लिए आए हैं। चूँकि उन्होंने सबसे पहला काम ये किया है कि नैब ऑर्डिनेंस में तरामीम किए हैं, इन्होंने नैब के कानून में तरामीम किए हैं, तो ये तो अपने केसेस मुआफ़ कराने के लिए आए। इनको इस हुकूमत को कोई अवाम की परवाह नहीं है, ये इल्ज़ाम लगाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। नैब कवानीन में जो तरमीम हुई है, अगर इसका किसी को फ़ायदा होना है तो उसका नाम PTI है। अच्छा। क्योंकि जो कुछ गड़बड़ उन्होंने की है पिछले 4 साल में, जो नए कवानीन बने हैं तो इन पर जो इतलाक होगा वो तो नए कवानीन का होगा। तो ये सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं को होगा, इमरान खान और भी तो खत्म हो रहे हैं ना, इनको रिहाई भी तो मिल रही है, बाइज्जत बरी भी हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि NRO 2 हो रहा है। मरियम नवाज का केस देख लें, जो 4 साल से भुगत रही थी, उस बेचारी को जो रिलीफ मिला है वो नए कवानीन के तहत तो नहीं मिला, उनको तो पुराने कवानीन के तहत मिला है। सही। शहबाज शरीफ से लेके उनके बेटे हमजा, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, शाहिद खाकान, मिफ्ता इस्माइल, ये सब लोग तो जेल काट के आ गए। तो इनको क्या फायदा हुआ है अभी तक? इनको तो कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, ये खुद कहते थे कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही। सही। और उसकी वजह शौकत तरीन कहते थे, बाकी लोग कहते, असद उमर कहते थे, ये इमरान खान ने खुद कहा कि ब्यूरोक्रेसी और बिजनेसमैन काम नहीं कर रहे, तो वो खुद तरामीम लाना चाहते थे, अब रहे। लेकिन जी फरमाइए। चले जी, आपका पॉइंट आ गया। मुझे जरा मलिक साहब आप भी ये बताइएगा कि क्या अब ज़िमनी इंतखाबात का जो रिजल्ट आया है उससे अब जनरल इलेक्शन की राह हमवार हो रही है? और 3.5 साल हुकूमत की है इमरान खान साहब ने, वो भी तो IMF की तरफ गए ना। IMF के शिकंजे से अगर वो कौम को निकाल देते तो फिर तो एक बड़ी बात थी, उनकी बात मानी भी जाती, लेकिन वो भी बैरून मुल्क जाकर कर्जा मांगा करते थे। जो काम मौजूदा हुकूमत कर रही है वही हुकूमत तो इमरान खान साहब, वही तो हुकूमत में जब इमरान खान साहब थे वो भी यही कर रहे होते थे, तो फिर ये गलत कैसे हैं और इमरान खान साहब सही कैसे थे? देखिए, बुनियादी तौर पे हमारे यहाँ सियासतदान जब हुकूमत में आते हैं तब उनका मौक़िफ़ और होता है, जब वो पोजीशन में बैठे होते हैं तब उस वक्त मौक़िफ़ उनका और होता है। ठीक। इमरान खान साहब यही बयानियां लेकर आए थे कि वो किसी के पास भीख मांगने नहीं जाएंगे, जिस दिन उन्हें कर्ज लेने के लिए जाना पड़ा उस दिन वो खुदकुशी कर लेंगे। लेकिन इक़्तिदार में जी आप बोले कंटिन्यू करें अपनी बात को। जी, जिस दिन ये इक़्तिदार में आए उसी रोज वो चले गए IMF के पास, यानी कुछ चंद दिन इनकार करते रहे, लेकिन उसके बाद फिर जाना पड़ा उनको।
लेकिन और जो इनकार करते रहे उसका नुकसान बहुत ज्यादा हुआ, चूंकि यही कहा जा रहा था कि अगर वो पहले चले जाते तो अपनी शराइत पर कम से कम वो मनवा सकते थे, एक अच्छा मुआहदा कर सकते थे। एक आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए उससे पहले कहा करते थे हमारी तैयारी मुकम्मल है, आने के बाद उन्होंने कहा हमें तो कुछ पता ही नहीं था लेकिन हमें इक़्तिदार मिल गया। इसी तरीके से उन्होंने फाइनेंशियल ब्रीफिंग लिए बगैर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे। जब उन्हें बताया गया कि नहीं आपको जाना पड़ेगा, फिर वो चले गए और IMF के साथ जाते जो मुज़ाकरात किए गए, अब देखिए आखिरी मरले पे जाके जिस तरीके से वो IMF के साथ बातचीत को दरमियान में छोड़ गए, किए हुए वायदे से विड्रा कर गए, उसका अल्टीमेटली नुकसान आज तक ये हुकूमत भुगत रही है। तो मैं समझता हूँ जो रिफॉर्म्स का वादा माजी की हुकूमतें करती रही, टैक्स रिफॉर्म्स का, FBR रिफॉर्म्स का, ना माजी में हो सका ना इमरान खान साहब कर सके। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आज भी आप को हाथ फैलाना पड़ता है। ये अलमिया है पाकिस्तान की सियासत का कि इक़्तिदार में आके आप सारी उन चीजों को भूल जाते हैं जिसका आपने वादा किया होता है। फिर इमरान खान साहब ने जिस तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, जिस स्नैप का भी जिक्र कर रहे थे मुर्तजा सोलंकी साहब, हत्ता के लोगों को आर्मी चीफ के पास जाना पड़ा और ये कहना पड़ा कि नैब की मौजूदगी में बिजनेस नहीं हो सकता। नैब पकड़ के लोगों को गिरफ्तार करके जेल डाल देती है, फिर साल बाद कहती है ये लोग बेगुनाह हैं, वो बाहर आ जाते हैं। अभी तसव्वुर कीजिए जिस केस से हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को बरियत मिली है, इस केस में जो इल्जाम था प्रोसिक्यूटर का वो 25 अरब के करीब था, लेकिन अब चंद करोड़ रुपए का जो है वो प्रोसिक्यूशन देके एविडेंस जा रही है। तो ये सारी मीडिया ट्रायल किया गया लोगों का, जिस तरीके से कारोबार के रास्ते रोके गए, बिजनेसमैन कम्युनिटी को जिस तरीके से निशाना बनाया गया, उसका नुकसान आज पाकिस्तान की मैशत भुगत रही है। यानी अगर उस नैब के तमाम प्रोसेस को चलने दिया जाता तो आपका मुल्क कोलैप्स कर जाता। यानी उन बिजनेसमैनों को, आपको ये भी याद होगा कि बड़े बिजनेसमैन को खान साहब ने बुलाया, उन्हें कहा कि बिजनेस को आगे प्रमोट करो। जी मैं बिजनेस को प्रमोट करना चाहता हूँ लेकिन मेरे बेटे जेल नहीं जाना चाहते। ये इंप्रेशन जब बन जाए किसी बिजनेस कम्युनिटी का किसी हुकूमत के बारे में, तो वो इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा। फिर आपको ये भी याद होगा कराची के अंदर तमाम बिजनेस कम्युनिटी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मिली, उनसे दरखास्त की, हमें गिरफ्तारियां की जाती हैं, हमें डराया धमकाया जाता है, हमारे बैंक अकाउंट्स जो है वो निकाले जा रहे हैं, तो हम बिजनेस नहीं कर सकते। यानी इसके बावजूद अगर आप समझें कि मैशत बेहतर हो सकती है ऐसी इक़दाम से, तो कभी हो नहीं सकती। ठीक है। अच्छा मुर्तज़ा सोलंकी साहब, ज़िमनी इंतखाबात में नाकामी की वजह क्या रही नून लीग की और PDM की, आप क्या समझते हैं? और क्या वजह है कि PDM मौसर कोई इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकी जिस तरह खान साहब ने इंतखाबी मुहिम चलाई है? उनका बयानिया अवाम में मकबूल हुआ, उनके मुताबिक चूँकि उन्होंने जलसे भी बहुत ज़्यादा किए, मोबिलाइज भी बहुत लोगों को करते रहे, सोशल मीडिया पर भी वो अपनी ये जंग लड़ते रहे, एक चीज़। और एक बड़ी अहम चीज़ है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी क्या आप समझते हैं कि हो सकती है? चूँकि आज तो शेख रशीद साहब ने कहा है कि अक्टूबर या नवंबर में आर या पार हो जाएगा, मियां नवाज शरीफ जितनी आसानी से बाहर गए हैं उतनी आसानी से वतन वापस नहीं आ सकते। क्या मियां साहब वापस आ सकते हैं? आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? बात यह है कि शेख रशीद साहब की जो बयानात हैं उनको, उनकी तो कोई मैं अहमियत नहीं समझता, वो बयानबाजी करते रहते हैं। अच्छा। इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है वो, अगर ये कहें कि इस वक्त मुल्क के जो मकबूल सियासी रहनुमा जो हैं उनमें से वो एक हैं, तो ये एक हकीकत है। लेकिन जो मौजूदा जो अपनी जो जीती हुई सीटें थी उनमें से 8 में से 6 अगर उन्होंने जीती हैं तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जो असल जो मकबूलियत है वो काउंट होगी जब जनरल इलेक्शन होंगे और वो अभी नहीं हो रहे। तो ये जो बात है कि खान साहब कोई बहुत ज़्यादा मकबूल हो गए हैं, तो आप ये देखें कि किन जगहों से वो जहाँ जीते हैं वहाँ सूरत हाल क्या थी। कराची से जहाँ से वो जीते हैं वहाँ पर सिर्फ 14% लोगों ने वोट दिया और 86% लोग घरों में रहे। उनकी अपना सफर 10 और हुकूमत यही कह रही है ना मुर्तज़ा सोलंकी साहब कि 2 सीटें तो वो, लेकिन इसके ऊपर भी जश्न मना रहे हैं, तो ये कैसी जीत है? हुकूमत इसके ऊपर सवाल उठा रही है। मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नसरुल्लाह मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपका। मुर्तज़ा सोलंकी साहब आप भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, आपका शुक्रिया। नाज़रीन आपने प्रोग्राम देखा, अपने मेज़बान फवाज़ ज़ैदी को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।